बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच का कॉन्वर्सेशन है। इस कॉन्वर्सेशन सेशन में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इंप्रेसिव। दूसरा, हर सेंटेंस अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है देन यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड यू विल बी एबल टू स्पीक कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली विदाउट इवन मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑलराइट, बट लर्निंग टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। पूरा सेशन देखिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू वुड हैव लर्न समथिंग वेरी प्रेशियस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर हमको इसको इंग्लिश में कहना है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, व्हाट इज माइन इज योर्स। जो मेरा है वो तुम्हारा है, व्हाट्स माइन इज योर्स। नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग, वाइफ जवाब दे रही है, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे पास है ही क्या। अब इसमें हो क्या रहा है, हम भाव प्रकट कर रहे हैं, हम भावनाएं कुछ व्यक्त कर रहे हैं, कुछ में गुस्सा है, कुछ में नाराज है। तो इन चीजों को कैसे एक्सप्रेस करना है, तुम्हारे पास है ही क्या, व्हाट डू यू हैव बाय द वे, व्हाट डू यू हैव बाय द वे। अब है ही क्या की जो इंग्लिश है वो हमने इतने बड़े सेंटेंस से एक्सप्रेस करी है, व्हाट डू यू हैव बाय द वे, तुम्हारे पास है ही क्या। अगर इतने शब्दों में हम इसको बोलने की कोशिश करते इंग्लिश में भी तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें सीखने वाली, समझने वाली बात क्या है कि 70% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इस एक्सप्रेशन को कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है बात को। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे पास तुम हो। वाइफ इज आस्किंग व्हाट डू यू हैव बाय द वे, तुम्हारे पास है ही क्या। और हस्बैंड इस कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने के लिए कह रहा है, आई हैव यू, मेरे पास तुम हो, व्हाट एल्स डू आई नीड, और मुझे क्या चाहिए, आई हैव यू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी एक बात से बहुत इंप्रेस हूँ। नाउ वाइफ इज सेइंग कि मैं तुम्हारी एक बात से तो बहुत इंप्रेस हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा सेशन देखिएगा। ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आप हमारी फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रोजाना। वहां पर कम्युनिटी में आके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। नेचुरल इंग्लिश समझ में आएगी कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है और कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट साउंड करता है। तो छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर देना कि सेशन आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कर लीजिएगा। हाँ, मैं तुम्हारी एक बात से बहुत इंप्रेस हूँ, मैं तुम्हारी एक बात से बहुत इंप्रेस हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद वन थिंग। इतना हमको इस तरीके से कहना है और बाद में वो चीज लग जाएगी जिससे हम इम्प्रेस हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद वन थिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। इसको हम लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचना क्या है कि हिंदी और इंग्लिश को मैक्सिमम केसेस में कनेक्ट नहीं करना है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद वन थिंग अबाउट यू, तुम्हारी एक बात से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हस्बैंड बड़ा एक्साइटेडली पूछ रहा है, कौन सी बात, किस बात से इंप्रेस हो तुम, कौन सी बात। अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो बात बनेगी ही नहीं। कौन सी बात का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कौन सी बात मतलब व्हाट्स दैट। अगर अब इसको हिंदी में करेंगे तो बिगड़ जाएगा सेंटेंस, व्हाट्स दैट, यानी कौन सी बात से इंप्रेस हो तुम, व्हाट्स दैट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। वाइफ इज सेइंग कि तुम बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। यू आर रियली एन एक्सपर्ट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। देखिए, जब भी हम बिल्कुल सेंटेंसेस को तोड़ते हैं, पहले यू आर रियली एन एक्सपर्ट, तुम एक्सपर्ट हो। अब हम जब क्वालिटी बताते हैं किसी काम में कोई बंदा अच्छा है तो एट का इस्तेमाल कर लेते हैं, एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। जैसे कि तुम इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो, यू आर एन एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर एन एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। एट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में वाइफ ने क्या कहा है, यू आर रियली एन एक्सपर्ट एट मेकिंग एक्सक्यूजेज, आप बहाने बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। कम से कम 2 बार इस सेंटेंस को रिपीट करो, खुद से समझ में आ जाएगा। बड़ी बेसिक सी ग्रामर यूज होती है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। बात करने में ग्रामर का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट you should know how to structure the sentence in a particular situation to express exact feeling, right? Now the next sentence is, मैंने क्या बहाना बनाया। लेकिन वाइफ ने कहा है यू आर रियली एन एक्सपर्ट एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब हस्बैंड पूछ रहे हैं मैंने क्या बहाना बनाया, मैंने क्या बहाना बना दिया, व्हाट एक्सक्यूज डिड आई मेक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें कुछ याद है। नाउ वाइफ इज आस्किंग, क्या तुम्हें कुछ याद है, डू यू रिमेंबर एनीथिंग, डू यू रिमेंबर एनीथिंग। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, डू यू रिमेंबर एनीथिंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। चिल्ड्रंस हॉलीडेज आर कमिंग टू एन एंड, चिल्ड्रंस हॉलीडेज आर गेटिंग ओवर, चिल्ड्रंस हॉलीडेज आर अबाउट टू एंड। कई सारे तरीके हैं हमारे पास कहने के, अगर हमें हिंदी समझ में आ जाती है कि हम कहना क्या चाहते हैं।
ऑलराइट। लेकिन अगर हम बिना हिंदी को समझे शब्दों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो अटक जाएंगे। चिल्ड्रन, अब ये वाला जो एस है ये कौन सा वाला एस है? माई मदर्स नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस, पिता का नाम माता का नाम ये है। तो चिल्ड्रंस हॉलीडेज यानी बच्चों की छुट्टियां आर कमिंग टू एन एंड, या फिर चिल्ड्रंस हॉलीडेज आर गेटिंग ओवर। कई सारे तरीके हैं कहने के। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हमें घुमाने ले जाने वाले थे। नाउ वाइफ इज सेइंग चिल्ड्रंस हॉलीडेज आर कमिंग टू एन एंड, तुम हमें घुमाने ले जाने वाले थे, तुम हमें घुमाने ले जाने वाले थे। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? तुम हमें घुमाने ले जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू टेक अस ऑन ए ट्रिप। यू वर अबाउट टू यानी कोई काम करने वाले थे तुम, यू वर अबाउट टू, और क्या करने वाले थे? टेक अस फॉर अ ट्रिप। यू वर अबाउट टू टेक अस आउट फॉर ए ट्रिप। ये वाला जो आउट है इसका सिर्फ इतना तात्पर्य है बाहर घुमाने ले जाने वाले थे, तो आउट लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू वर अबाउट टू टेक अस आउट ऑन ए ट्रिप या फॉर ए ट्रिप, दोनों ही ठीक रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, किस बात की जल्दी है? नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि किस बात की जल्दी है? व्हाट इज द रश? हम इसको ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसको बोलने का ये तरीका है इंग्लिश में, व्हाट इज द रश, किस बात की जल्दी है या फिर क्या जल्दी है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी पूरा 1 महीना बाकी है। हस्बैंड इसमें और साथ में ऐड कर रहा है व्हाट्स द रश, क्या जल्दी है, अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वी स्टिल हैव द होल मंथ लेफ्ट, पूरा महीना बाकी है। वी स्टिल हैव यानी अभी भी है हमारे पास। वी हैव द होल मंथ लेफ्ट, हमारे पास 1 महीना है। वी स्टिल हैव द होल मंथ लेफ्ट यानी अब भी बाकी है हमारे पास पूरा 1 महीना। वी स्टिल हैव द होल मंथ लेफ्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा हो तो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पता भी नहीं चलेगा 1 महीना कब निकल जाएगा। वी स्टिल हैव द होल मंथ लेफ्ट। नाउ वाइफ कह रही है पता भी नहीं चलेगा कि ये 1 महीना कब निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये 1 महीना कब निकल जाएगा। You won't even realize when this 1 month will pass. You won't even realize, आपको realize भी नहीं होगा। ये want जो है would not का short form है, you will not, will not को want कह देते हैं short में। You won't even realize when this 1 month will pass, ये महीना कब निकल जाएगा। You won't even realize when this 1 month will pass, by भी आप लास्ट में साथ में जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। Now the next sentence, घूमने जाने में कोई दिक्कत नहीं। Now husband is coming to the real problem. रियल प्रॉब्लम अब हस्बैंड बताएगा कि घूमने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद गोइंग आउट फॉर ए ट्रिप। देयर इज नो प्रॉब्लम विद का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, घूमने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग आउट फॉर ए ट्रिप भी आप कह सकते हैं। विद और इन दोनों ही इंटरचेंजेबल यूज करे जा सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग आउट फॉर ए ट्रिप यानी बाहर घूमने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है? तुम्हारे बच्चों को गोद में कौन टांगेगा? बच्चों को गोद में कौन टांगेगा? Who will carry your kids? कौन संभालेगा? Who will carry your kids in lap? Lap का मतलब इसका गोद है। Who will carry your kids in lap throughout the journey? Throughout या फिर during the journey भी आप कह सकते हैं। Who will carry your kids in lap throughout the journey? पूरे सफर के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान Who will carry your kids in lap throughout the journey? पूरी जर्नी में तुम्हारे बच्चों को गोद में कौन संभालेगा, कैरी करेगा। Now the next sentence, now the wife is replying, हम दोनों मिलकर संभालेंगे, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। We both will manage together. We both will manage together. अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हम शब्दों को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। We both will manage together, जिसकी बात हो रही है उसको हम मैनेज कर लेंगे मिलकर। We both will manage together. Now मौसम थोड़ा ठंडा हो जाने दो। Now husband is saying कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाने दो। Let the weather, हो जाने दो कोई चीज तो let परमिशन देने लेने के लिए होता है। Let the weather cool down a bit. Let the weather कूल डाउन अ बिट यानी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाने दो। तो ये सेशन आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और 2 बार कम से कम इस सेशन को आप देखिए। तीसरी बार अगर देख लेते हैं तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे और इसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको आ जाएगा, वहां पर 4 लर्नर्स के साथ जब आप आके प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिटी में जब बैठेंगे ना, तो एक बात को बोलने के 10-15 तरीके समझ में आएंगे, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जल्द से जल्द शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने में। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लेना और कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।